हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। करिए स्टार्ट बच्चों यहाँ पर। तो हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर स्टार्ट, हमारी रिवीजन क्लासेस हमारी चल रही हैं और हमने दो चैप्टर हमने रिवाइज कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ द कंटेंट हमारा रिवाइज हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हमारा ऑफरेंट एक्सेप्टेंस हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आज हम रिवीजन क्लास नंबर 3 रिवीजन क्लास नंबर 3 और उसमें आज हम कंसिडरेशन का चैप्टर आपको रिवाइज करेंगे। बच्चों जो कंसिडरेशन का चैप्टर है ना, इंस्टीट्यूट ज़्यादातर क्या करता है, यहाँ से आप कह सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछना स्टार्ट करता है। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है कि यहाँ से अभी तक आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ साइड, केस स्टडीज एज वेल एज डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो कंसिडरेशन देखते हैं बच्चों यहाँ पर, कंसिडरेशन में उन्होंने क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो इसमें बच्चों यहाँ पर कंसिडरेशन के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, दैट्स कॉल्ड द समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। अब जो समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है, ध्यान से ना पॉइंट बच्चों। आपको याद होगा जब हमने क्लास नंबर 1 किया था तो मैंने आपको कहा था कि भाई कॉन्टेक्ट जब करते हैं तो दो पार्टी होती है। अब दो पार्टी वहां पर हो रही है, तो एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को कुछ भी अमाउंट दे रही है या कोई गुड्स दे रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या दूसरी पार्टी की ड्यूटी नहीं बनती? तो दूसरी पार्टी की ड्यूटी बनती है कि वो भी उसके बदले कुछ ना कुछ देगा। क्या, या तो मनी देगा या मनी के फॉर्म में कुछ और वहां पे टर्म्स प्रोवाइड करेगा, बट देना पड़ेगा वहां पे। तो दैट्स व्हाट यहाँ पर जो बताया गया है, दैट द समथिंग इन रिटर्न, कुछ वहां पर देना पड़ेगा। है बच्चों यहाँ पर। इस समथिंग इन रिटर्न को बच्चों यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड द क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, दैट्स मीन द समथिंग इन, है बच्चों यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न। अब जो यहाँ पर जो हम समथिंग इन रिटर्न में, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ आपको दे रखी है, तो इन्होंने बच्चों यहाँ पर टोटल 4 थिंग्स यहाँ पर डिफाइन की है। हमें भी सिर्फ 4 थिंग्स यहाँ पर पढ़नी है कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया। इसमें बच्चों फर्स्ट वन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट्स द मीनिंग, कि कंसिडरेशन किसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं, मीनिंग दैट द डेफिनेशन जो बताई गई है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर। सेकंड वन यहाँ बच्चों जो दिया गया, जो ऑलवेज एंड टॉपिक आपका आता है, दैट्स कॉल्ड द लीगल रूल्स। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, तो ये भी हम यहाँ बच्चों रीड करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। ये बच्चों यहाँ पर थर्ड वन बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आएगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है बच्चों यहाँ पर। और एक लास्ट वन बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक आपका आएगा कि अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा। क्या वो वॉइड होता है, वैलिड होता है? अगर वॉइड होता है तो क्या कोई केस ऐसे आते हैं क्या जहाँ पर वो वैलिड हो सकता है? अभी बच्चों जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुए थे ना, तो उसमें ये वाला टॉपिक भी पूछा गया था कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शन। उसके एक्सेप्शन एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके हाथ। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है बच्चों यहाँ पर, तो ये आपके इस चैप्टर में कवर होता है, जो हम फटाफट इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे तो इसको नोट करते चलना बच्चों, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब हम कोई चैप्टर करते हैं तो उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपकी वहाँ पर कवर की जाती है, वो सब आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक है जी, यहाँ पे तो इसमें बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करते हैं उसका मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। तो मीनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दैट इज अ डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या डिफाइन किया। और जो जो कंसिडरेशन का मीनिंग जो डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 क्लॉज डी में। अब जो यहाँ पर इसका मीनिंग में यहाँ पर क्या बताया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई कंसिडरेशन दिया जाता है, क्या ध्यान से पॉइंट बच्चों यहाँ पे, अगर कोई कंसिडरेशन दिया जाता है तो सबसे पहले प्रोमिसर की मर्जी से दिया जाएगा। प्रोमिसर बताएगा कि कितना कंसिडरेशन वहाँ पे होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कंसिडरेशन या तो पहले पे कर चुके हैं या भी पे करना है या फ्यूचर में हम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक डेफिनेशन वहाँ पर क्रिएट की गई है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि इसमें डेफिनेशन कैसे बताई गई है। ठीक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो यहाँ पर बताई गई है, दैट इज द व्हेन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, व्हेन एट, देखो वर्ड आ गया ना कि डिजायर किसकी मर्जी से चलेगा, प्रोमिसर की मर्जी से चलेगा। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कौन करेगा बच्चों यहाँ पर, प्रोमिसी।
आइदर या तो प्रोमिस ही करेगा और एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन बच्चों कौन, सेम थिंग है, कह सकते हैं एक स्ट्रेंजर, तो एक स्ट्रेंजर भी यहाँ पर कंसिडरेशन मूव कर सकता है। ध्यान से पॉइंट पढ़ेंगे आगे हम। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, अब लैंग्वेज बच्चों यहाँ पे सबसे पहले या तो दे चुका है ना, हैज डन और एब्सटेन्ड, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये तो पास्ट की लैंग्वेज आ गई बच्चों यहाँ पर, कि या तो वो कर चुका है या उसको करने से रोक चुका है, हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रेजेंट का ले लेंगे, डस और abstains from doing something, abstains from doing something, और promise to do, ये फ्यूचर का आ गया ना, अभी नहीं दिया है, promise किया जाए लेकिन फ्यूचर दिया जाएगा, promise to do और abstain from doing something, abstain from doing something। आगे में जो लैंग्वेज देखो यहाँ पर, लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, क्या क्या वर्ड यहाँ पर लिया गया। तो when at the desire of promiser, नंबर 2 हैज डन और एब्सटेन, नंबर 3 डज और एब्सटेन्स, नंबर 4 प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और आगे देखो यहाँ पे क्या बताया गया, दिस इज कॉल्ड तो सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस कॉल्ड कंसीडर। बहुत इजी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर दी गई है कि क्या कंसिडरेशन किसको कहा जाता है। तो याद रखना कि जो प्रोमिसर की मर्जी से या तो कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करेंगे, तो वो सब यहाँ पर क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन, उसको वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जब आएगा तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको वहाँ पर शो करनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी बताई गई है। ठीक है, बहुत ईजी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर आपकी चलती है। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो ये चीज़ याद रखना बच्चों यहाँ पर कि कोई भी अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो कंसिडरेशन इज द मेन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर कंसिडरेशन का होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो वही चीज़ हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है, जिसके यहाँ पर उन्हें क्या बताया गया, डेट का लीगल रूल्स, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। कि अगर आप कोई भी कंसिडरेशन मूव करते हो तो वो कब कहेंगे, क्या आपने सारी कंडीशंस फॉलो कर दी है, क्या आपने सारे रूल्स फॉलो किए नहीं किए हैं, वो इसमें देखे जाएंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या लीगल रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो बड़े ध्यान से देखना कि क्या क्या लीगल रूल्स है। और बच्चों यहाँ पर जनरली याद रखना, जब हम कोई लीगल रूल्स की बात करते हैं ना, तो वो लीगल रूल्स जनरली कहाँ से स्पेसिफाई किए जाते हैं, डेफिनेशन में से ही वो फाइंड आउट किए जाते हैं कि भाई क्या क्या लीगल रूल्स वहाँ पर हो सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर अभी पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, तो उसी के ऊपर एक पॉइंट बना दिया गया कि कंसिडरेशन लीगल रूल्स, क्या बोला गया कि कंसिडरेशन मूव किसकी मर्जी से होगा, वो होगा प्रोमिसर की मर्जी से, है ना। तो यही आपको लीगल रूल्स यहाँ बता दी गई। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे यहाँ पर आता है कि लीगल रूल्स किसको कहा जाएगा, तो यहाँ जो क्या बताया गया, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मस्ट, देखो वर्ड आ गया मुझे यहाँ पर, मस्ट, मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो किसकी मर्जी से होगा बच्चों यहाँ पर, तो प्रोमिसर की मर्जी से ही वहां पर उसको मूव किया जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे। तो वर्ड यहाँ पर आता है मर्ज, कि उसकी मर्जी से किया जाएगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ये बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर कि कंसिडरेशन कई बार ना जो मूव किया जाता है प्रोमिसी की तरफ से भी किया जाता है। कंसिडरेशन में, अब देखो वर्ड जो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मस्ट था, यहाँ पे मे वर्ड लिया गया है कि कंपल्सरी नहीं है, तो प्रोमिसी की तरफ से भी मूव हो सकता है। may move from promisee और any other person, मतलब जो प्रोमिसी नहीं है बट प्रोमिसी के बिहाफ पर भी वो आगे क्या कर सकता है बच्चों, यहाँ पर उसको आगे मूव किया जा सकता है बच्चों यहाँ पर। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि भी कंसिडरेशन जनरली मूव वहां से भी हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पर। अब
ये एनी अदर पर्सन, जो सिंपल वे से जो मैं एक लैंग्वेज में लेता हूँ यहाँ पर, ये अदर पर्सन कौन हो सकता है? क्लियर? तो याद रखना बच्चों यहाँ पर, ये अदर पर्सन मतलब वो जो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, हु इज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। और बच्चों याद रखना, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं होता, उसको यहाँ पे नाम दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेंजर। तो इस पूरी लैंग्वेज में जो मैं वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, दैट द स्ट्रेंजर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजर? ठीक है जी, यहाँ पे तो ये बच्चों याद रखना कि एक स्ट्रेंजर भी अगर कंसिडरेशन मूव करना चाहे तो वो मूव कर सकता है वहाँ पे। दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब जो जो पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा है ना कि कंसिडरेशन मूव किसकी तरफ से कर सकता है, प्रोमिसी की तरफ से मूव कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग एक फेमस केस है और एग्जाम में वही केस आपका एज ए केस स्टडी में आपसे पूछ सकता है। एज इट इज पूरी स्टोरी आपको बता देगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे कहेगा कि इसको सॉल्व करो, इसको बताओ क्या यहाँ पे वैलिड है नहीं है, क्या वो पैसे ले सकते हैं नहीं सकते। तो ध्यान से देखना, उस केस का नाम है बच्चों यहाँ पर, दैट इज द चिन्नैया वर्सेस रमैया। चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो बच्चों इस केस में क्या डिफाइन किया गया था, ध्यान सुनना, चिन्नैया वर्सेस रमैया में उन्होंने यहाँ पे बताया कि भी एक ना एक मदर होती है और मदर की डॉटर, मदर की डॉटर, मदर डॉटर से कहती है कि मैं तुम्हें ना अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकती हूँ, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे सकती हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारी मासी है, तुम इनको एक एनुअल प्रीमियम पे करोगे इसके बदले में। जब तक ये जिंदा है ना मौसी, तब तक आप इनको एक एनुअल प्रीमियम पे करोगे, कुछ भी अमाउंट हो सकता है यहाँ पर। तो इस टर्म्स को डॉटर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, आई एक्सेप्टेड, कि भी मैं इस टर्म्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ। अब जो एक्सेप्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद बच्चों यहाँ पे देखा जाए, ध्यान सुना पॉइंट, अब यहाँ पे पार्टी टू कॉन्टेक्ट कौन कौन हुआ, मदर एंड डॉटर, क्योंकि सब बात इनके बीच में हो रही है। और इसमें मासी कौन हुई बच्चों, यहाँ पर देखो वर्ड सुनने ध्यान से, डेट द स्ट्रेंजर। ये कॉन्ट्रैक्ट में इनका नाम जरूर है लेकिन ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट द स्ट्रेंजर। अब जो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये जो मदर है इनकी डेथ हो गई, राइट। कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ वहां पर हो गई। डेथ होने के बाद वहां पर डॉटर ने क्या किया, डॉटर ने जो ये पैसा देना था ना मासी को, ये पैसा देने से मना कर दिया, रिफ्यूज, कि भाई मैं वहां पे आपको पैसा नहीं दूंगी। ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने पैसा देने से वहां पे मना कर दिया। अब जो पैसे जब देने से मना कर दिया, तो ये जो मासी है ये कोर्ट में मूव कर गई। अब जो कोर्ट में ना ये डॉटर ने क्या कहा, डॉटर कहती है कि सर, मुझ पर तो केस फाइल कौन कर सकता था, मुझ पर तो केस फाइल सिर्फ मदर कर सकती थी क्योंकि पार्टी तो कॉन्टेक्ट वही है। एज पर लॉ कोई भी स्ट्रेंजर केस फाइल कर ही नहीं सकता। ये एक डिफेंस में डॉटर ने कहा। लेकिन कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने इस केस में मेनली बताया कि अगर कोई पार्टी चलो मानते हैं कि स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, मान लिया हमने स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन साथ में कोर्ट ने कहा अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलो पार्टी नहीं है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट उसको ही मिलने वाला था, साथ में वो क्या बन गया है, बेनिफिशियरी अगर है, तो इस केस में उसको हम क्या बोल देंगे, अब स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, उसको मैं कहूंगा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। और इसके साथ एक लैंग्वेज यहाँ पर फिक्स की गई और इसमें कोर्ट ने जजमेंट यहाँ पर दी कि स्ट्रेंजर टू मानते हैं, चलो जी ठीक है जी, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शो, जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, चलो जी वो केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं है किसी पार्टी के साथ। लेकिन जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बन जाएगा, ठीक है, वो शो कर सकता है, दैट इज द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है कि कौन केस फाइल कर सकता है, कौन केस फाइल नहीं कर सकता। ये इस केस की जजमेंट आई थी बच्चों यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर बताया गया था कि ये जो मासी है
ये डॉटर से पैसा रिकवर कर सकती है। देखो लिखा है कैन श्यू कि कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। तो इसमें बाद में यही बताया गया था कि जो मासी है कैन रिकवर अमाउंट। तो ये बच्चों एग्जाम में ना पूरी एज स्टोरी आपको देगा और फिर लास्ट में पूछेगा कि बताओ ये पैसा रिकवर कर सकती है नहीं कर सकती है। तो आपको वहाँ पर चिन्नैया वर्सेस रमैया का रेफरेंस देना है, पूरा आपको बताना है और उसके बाद फिर प्रॉपर वैसे ही चीज़ आपको लिख कर आनी है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, दैट द चिन्नैया वर्सेस रमैया। ये बच्चों यहाँ पर तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। कौन-कौन से आपको पॉइंट बता दिए बच्चों यहाँ पर। फर्स्ट वन, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर क्या बताया गया कि जो कंसिडरेशन है, अभी बात की भी थी मैंने, कंसिडरेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। वो आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। क्या था ना अभी हमने बच्चों, कंसिडरेशन कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कुछ भी यहाँ पर कंसिडरेशन आ सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है ना, और फ्यूचर भी वहाँ पर हो सकता है। लीजिए बच्चों यहाँ पर, ये तो हम बात कर चुके थे पहले। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपके यहाँ पे आता है, इसके ऊपर एग्जाम में केस स्टडी भी आपके आ सकती है। तो ध्यान से बच्चों पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर क्या बताया गया आपका। उन्होंने कहा कि जो कंसिडरेशन दिया जाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही वहां पर उसे रिकवर की जाए। ओके? अगर मान लो बच्चों कोई गुड्स गुड्स पर जो एमआरपी लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है जी वहाँ पे 1000 रुपीज। तो वेदर इट इज कंपलसरी कि वो 1000 रुपीज लेगा तो ही वैलिड होगा। तो उन्होंने कहा जी जरूरी नहीं है, बस कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। अगर ये मुझसे 1000 की जगह पर अगर वो 50 रुपीज भी लेता है ना, तो भी वैलिड है। अगर वो 10 रुपये भी लेता है ना, तो भी वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन में भी इनएडिक्वेट। कंसिडरेशन में भी इनएडिक्वेट। दैट्स और पॉइंट बच्चों यहाँ पर एडिक्वेट का मतलब क्या हुआ कि उसका ज़रूरी नहीं है कि भी आप कंसिडरेशन तभी मानोगे जब उस गुड्स की एग्जैक्ट वैल्यू लोगे। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इन्होंने इसमें आपको ये लिख के आना है कि भाई ज़रूरी नहीं है, तो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट हो सकता है। बस एक कंडीशन याद रखना बच्चों यहाँ पे, जो मुझे गुड्स ये 50 रुपये का दे रहा है ना, जो शॉपकीपर मुझे 50 रुपीज़ में दे रहा है, इसको आप किसी चीज़ से बर्डन नहीं डालोगे। मतलब उस पर्सन की वहाँ पे क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना रिक्वायर्ड है। फ्री कंसेंट रिक्वायर्ड। अगर उसकी फ्री कंसेंट है तो ही यहाँ पे इनएडिक्वेट हो सकता है, अदरवाइज इनएडिक्वेट नहीं हो। ठीक है, अब ये फ्री कंसेंट है या नहीं है, ये कोर्ट कौन डिसाइड करेगा, तो एट डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट डिसाइड करेगा वहां पर। एट डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी है बच्चों। तो दैट्स योर पॉइंट नंबर 4 बच्चों। यहाँ पर क्या बताया गया कि कंसिडरेशन जो है वो आपका इनएडिक्वेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4 जो यहाँ पर बताया गया है। चलिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट कर लिया हमने। पॉइंट नंबर 1, कंसिडरेशन must move at the desire of promisor, consideration may move from the promisee or any other person, consideration may be past present और future, consideration may be inadequate, है ना। तो चलो आओ जी पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो कंसिडरेशन है, याद है हमने पॉइंट किया था बच्चों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव जो कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूटरी जो अभी कंप्लीट होना बाकी है। तो ये वही कह रहा है कि दोनों तरह का वहाँ पे कंसिडरेशन हो सकता है, कि वो एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। याद रखना, कंसिडरेशन में बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, तो वो एग्जीक्यूटरी भी वहां पर हो सकता है। तो यहीं पे वो बताया गया है यहाँ पे, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं, तो वहीं से बच्चों ये कवर करते हुए चल रहा है कि क्या क्या चीजें वहां पर आ सकती हैं आपकी। ठीक है, और क्या आ सकता है बच्चों यहाँ पे, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कहता है बच्चों यहाँ पे कोई भी अगर कंसिडरेशन देते हैं ना, तो इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। तो कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अगर मान लो मैं कहता हूँ जी मुझे आप कोई गुड्स दो और उस गुड्स के बदले में आपको ड्रग्स दूंगा या फिर कुछ अलग से ब्लैक मनी दूंगा, तो उन्होंने कहा जी वो फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो कंसिडरेशन जब भी देना है तो हमेशा लॉफुल कंसिडरेशन होना वहां पर रिक्वायर्ड है। अगर लॉफुल नहीं होगा तो फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे
ये सब पॉइंट आपने करे होंगे, तो ये चीज़ हम लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 बच्चों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट नंबर 7 बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान सुनना पॉइंट। अगर मान लो आपने ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रोमिसर बाउंड था कि उसको वो काम करना था, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पे आपने एक लॉयर को फीस दी कि भाई आज की हियरिंग डेट वो फॉलो करेगा, उसको लड़ेगा, और उसके लिए आपने उसको 1 लाख रुपए पहले ही पे कर दिए थे। अब वो जब कोर्ट में हियरिंग डेट आती है तो वो कहता है कि नहीं, आपको 50,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन इज दिस, क्या वो मुझे 50,000 रुपीज में देने के लिए लाइबल हूँ या नहीं हूँ? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं उसको पहले ही, जिस चीज़ के लिए वो पहले से बाउंड था, तो उसके पैसे मैं उसको पहले से दे चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहाँ पर मान लो आपने कोई कोर्स परचेज किया। कोर्स परचेज करने के बाद आपको अगर ये कहा जाए भी आपको टेस्ट के पैसे अलग से देने पड़ेंगे, तो क्या वो देने पड़ेंगे? जी नहीं। तो प्रोमिसर ऑलरेडी बाउंड है वहाँ पर उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है? तो दैट्स वन। तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड क्या लिया? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग। कंसिडरेशन वहाँ पर नहीं होगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग where promisor is already bound। वो चीज़ करने के लिए प्रोमिसर पहले से ही बाउंड था। प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म। सेम थिंग बच्चों, इसका अपोजिट बन जाएगा कि भाई अगर मान लो वो बाउंड नहीं था, ठीक है, यहाँ पे अगर वो बाउंड नहीं था, तो फिर ऑब्वियस है, फिर तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा का अपोजिट भी वहाँ पे बन जाएगा। वाइस वर्सा क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर? कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग वेयर द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म। है बच्चों यहाँ पर। तो ये सब थे बच्चों यहाँ पर कि जब भी हम कोई कंसिडरेशन मूव करेंगे तो क्या क्या लीगल रूल्स वहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो पॉइंट वन बच्चों यहाँ पर, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड में बच्चों यहाँ पर, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन मे बी इनएडिक्वेट। कंसिडरेशन मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग वेयर द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू। ठीक है। और बच्चों यहाँ तक के पॉइंट तक मैंने अभी तक आपको क्या बताया? आपको इसमें अभी तक एक केस भी मैंने आपको बताई है जो आपको लर्न करनी है। केस का नाम आपको लर्न होना चाहिए, चिनैया वर्सेस रमैया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो चिनैया वर्सेस रमैया का केस भी आपको लर्न करना है। ठीक है जी। तो चलो आओ बच्चों, यहाँ पर अब आगे करते हैं बात। तो देखो बच्चों, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसमें से हम क्या क्या कर चुके हैं। मीनिंग हमारा हो चुका है, लीगल रूल्स हमने कर लिए। ठीक है। अब दो टॉपिक यहाँ पर बचे हैं, और ऐसा नहीं है कि दो टॉपिक छोटे हैं, टॉपिक बड़े हैं, लेकिन आपको वो डिटेल में करने हैं। तो चलो आओ करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे यहाँ पर आ रहा है, डेट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो चेक करते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इजी टॉपिक है, नाम से मत डरना कि सर कितना बड़ा नाम है। ठीक है। तो ऐसा कोई बच्चों डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और सबसे पहले मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूँ। ये प्रीविटी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीविटी? तो बच्चों प्रीविटी का मतलब होता है दैट्स कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। और इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें एक्चुअली पार्टी को सिक्योर करने के लिए वहां पे क्या गया, तो इसमें इन जनरल वो कहता है बच्चों कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ केस वही फाइल कर सकता है जिसके साथ हमने कॉन्टेक्ट किया है। मतलब सिंपल ऐसी बात करें बच्चे यहाँ पर कि जिसके साथ हमने कॉन्टेक्ट किया था, जिसके साथ हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, सिर्फ वही मुझ पर केस फाइल कर पाएगा, और कोई केस फाइल नहीं कर सकता। इसमें बच्चों सिंपल क्या बोला गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर मैं इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्यूरिटी का मतलब देखता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन sue अगेंस्ट द अदर पार्टी। ठीक है। इसको बच्चों एक अपोजिट लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हो, सेम थिंग आप यहाँ पे कह सकते हो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट दो। मतलब जो उसके साथ जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, वो यहाँ पर कभी केस फाइल नहीं कर सकता।
जो बच्चों अभी हमने किया था ना, अभी हमने चेन्नई वर्सेस मुंबई में किया था, तो उसमें भी सिंपल से तो क्या बताया गया था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शो, कि वहां पर वो केस फाइल नहीं कर सकता। अब बच्चों सेम थिंग, अब इसमें भी एक केस यहाँ पर हुआ था, केस का नाम भी आपको याद करना है, बताऊंगा इसमें, ठीक है। पहले स्टोरी सुनना उस केस में क्या हुआ था, ठीक है। तो बच्चों उस केस में वहां पे बताया गया था कि एक पर्सन है डी, और वो क्या करता है, वो पी को कुछ टायर सोल्ड करता है, सॉल्ड टायर्स। और जब ये टायर सोल्ड करता है तो वो एक कंडीशन लगा देता है पी पर कि भाई आपको ना ये जो बेचना है ना, मिनिमम जो सेलिंग प्राइस रहेगा ना, आपको जो सेल करना है ये, वो आपको कम से कम 500 रुपये का रखना है। आप 500 रुपये से कम में नहीं बेच सकते, ये साफ साफ वहाँ पे बता दिया गया। ठीक है जी, बात हो गई कि 500 रुपये से कम में नहीं बेचोगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो देखा जाए तो डी और पी के बीच में बात हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वैलिड है। अब जो इसके बाद ये जो पी है, ये पी क्या करता है, ये एस को टायर सोल्व करता है। तो बच्चों यहाँ पे स्टेप वाइज देता हूँ, दिस स्टेप नंबर 1, दिस स्टेप नंबर 2, सोल्ड टायर्स एट ₹500। तो लो जी, इसने 500 रुपये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर सेम थिंग बच्चों, पी ने एस के केस में कोई कंडीशन वहाँ पर नहीं रखी। अब ये जो एस है, ये क्या करता है, ये आगे जब कंज्यूमर को देता है तो लॉस में, मतलब वैसे 500 रुपये का लिया हुआ इसने, लेकिन ये मार्केट में जिसको सेल करता है एट ₹480, 480 रुपये में देता है। अब तो जब ये कहा गया था जी 500 रुपये करना है, लेकिन एस ने फिर भी कितने रुपए में किया, आज उसने ₹480 में परचेज सेल किया है। ये जो डी है, इसको गुस्सा आता है। डी क्या करता है, डी एस के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर देता है। क्यों? अगेंस्ट एस, उसने एस के अगेंस्ट केस फाइल कर। अब जो जब उसने एस के अगेंस्ट जब केस फाइल किया ना, तो यहाँ पर अब ये डिसाइड करना है कि क्या एस को कोई कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी। बच्चों कॉम्पनसेशन तो बात की बात है, पहले बताओ एस ने परचेज किससे किया था, पी से किया था। तो अल्टीमेटली इन दोनों केस में अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन हुए, तो बच्चों यहाँ पे जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सिर्फ पी और एस हुए। और बी और एस के कॉन्ट्रैक्ट में ये डी कौन हुआ, ये डी तो स्ट्रेंजर हुआ फिर। तो कोर्ट ने कहा कि भाई साहब मिस्टर डी, आप ना केस फाइल नहीं कर सकते, रीजन क्योंकि आप कौन हो, आप स्ट्रेंजर हो। तो इस केस में साफ साफ जो केस फाइल किया था, तो यहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि डी केस फाइल कर ही नहीं सकता, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट। बच्चों जब भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है ना कि भी स्ट्रेंजर केस फाइल कर सकता है नहीं कर सकता है, तो ये केस वहां बताना पड़ता है। और डी का मतलब बच्चों यहाँ पर डेट इज द डनलॉप टायर्स, डनलॉप टायर्स। और बच्चों जो एस है, किसके किस केस फाइल किया था, एस दैट इज द सेल्फ्रेज, सेल्फ्रेज। तो बच्चों यहाँ पर केस का जो नाम यहाँ पे रखा गया, दैट्स कॉल्ड डनलॉप टायर्स वर्सेस सेल्फ्रेज। ये केस का नाम भी आपको लर्न करना है बच्चों यहाँ पर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर डनलॉप टायर्स वर्सेस सेल्फ्रेज, तो ये सिंपल वैसे जो बताया गया यहाँ पर, तो इसमें क्या बताया गया कि ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन शो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शो, कि स्ट्रेंजर कभी भी केस फाइल वहां पर नहीं कर सकता। तो वो इस केस में यहाँ पर बताया, ठीक है जी। यहाँ पे तो ये तो बच्चों हमने सिंपल वैसे बात कर ली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी की, कि जहाँ पर सिर्फ ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर सकती है। लेकिन अब इसकी एक्सेप्शंस भी यहाँ पर बताई गई। अब जो एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि जहाँ पर स्ट्रेंजर भी केस फाइल कर सकता है, या फिर हम भी स्ट्रेंजर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो इसकी ऑब्वियस है, इसकी एक्सेप्शन वहाँ पे बताई गई। तो एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या एक्सेप्शन वहाँ पर बताई गई। तो बच्चों एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मैंने क्या बताया आपको एक्सेप्शन का मतलब, इवन स्ट्रेंजर, इवन स्ट्रेंजर कैन, इवन स्ट्रेंजर कैन शो। अब बच्चों सेम थिंग, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपके आ सकती है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है। और फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ट्रस्ट। एक ट्रस्ट क्रिएट की गई बच्चों यहाँ पर। अब जो ट्रस्ट में क्या होता है, एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है,
एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है और एक पर्सन क्या करता है अपनी, ये ऑथर लेते हैं इसको हम, ये पर्सन क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर करता है, ट्रस्टी को ट्रांसफर करता है। और जब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ना, तो ऑथर एक पर्सन के फेवर में ये प्रॉपर्टी देता है, दैट्स को उसको बोलता है जाता है बेनिफिशियरी, कि भी वो कह रहा है जी इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट किसको मिलना है, इस बेनिफिशियरी को मिलना है। ये किसको बताया गया, इस ट्रस्टी को बताया गया कि आपको इसका बेनिफिट किसको देना है, इस ट्रस्टी को देना है। ठीक है जी, ये बात यहाँ पर हो गई। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर अब देखा जाए तो ये जो ऑथर है ये कौन है जी बच्चों, यहाँ पे पार्टी, ये भी पार्टी, लेकिन ये कौन हुआ बच्चों बेनिफिशियरी यहाँ पर, डेट द स्ट्रेंजर। मुझे बताओ इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट किसको मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पर इस बेनिफिशियरी को मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली इस कोर्ट में, इस केस में ये बताया गया कि यहाँ पर ये पर्सन अगर ट्रस्टी बेनिफिट नहीं देता है तो कैन टू स्ट्रेंजर यहाँ पर केस फाइल कर पाएगा। तो दैट्स पॉइंट नंबर 1 बच्चों यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 1 क्या दिया गया, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट का बेनिफिशियरी है तो उस केस में ऐसा वहाँ पे किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों वहाँ पर आपका आता है, और पॉइंट नंबर 2 वहाँ पे दिया गया कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया जा रहा है या कोई मैरिज की सेटलमेंट की जा रही है या फिर कोई और फैमिली अरेंजमेंट किया जा रहा है, अदर फैमिली अरेंजमेंट, तो उन्होंने कहा कि इस केस में ना, मान लो पार्टीशन कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, 3 बेटे हैं ए बी सी, क्या सुना मैंने बच्चों यहाँ पे, 3 बेटे हैं ए बी सी, ए की डेथ हो गई, तो अब एक पार्टी थी उसकी डेथ हो गई, उसके नाम पर कौन केस फाइल कर सकता है, ये हमारा पार्टीशन का हिस्सा बनता है, जो उसके बच्चे होंगे वो वहां पर कर सकते हैं, जबकि वो क्या है इवन स्ट्रेंज। तो सेम थिंग यहाँ पे याद रखना। तो इस केस में जो भी उनका बेनिफिशियरी होगा वो वहां पर श्यू कर सकता है, वो हिस्सा मांग सकता है, वो शेयर वहां पर ले सकता है, दैट्स ऑल। तो वहां पर ये चीज की जा सकती है। दैट्स पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है। पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पर आपका आता है, अगर कोई कॉन्टेक्ट किया गया है एजेंट के थ्रू किया गया है, मुझे बताओ क्या एजेंट के बिहाफ पर प्रिंसिपल भी पैसा ले सकता है, ले सकता है। वैसे एजेंट किसके बिहाफ पे काम करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, तो उसके बिहाफ पर वो पैसा वहां पर रिकवर किया जा सकता है, तो वो यहाँ पर आपको बता रहा है। तो पॉइंट नंबर 3, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड किया गया है थ्रू एजेंट, तो वहां पर ये पैसा रिकवर कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर और क्या आएगा, पॉइंट नंबर 4 बच्चों, अगर कोई लैंड के साथ ना कोई टर्म्स अगर जुड़ी हुई है, है। अगर मान लो कोई लैंड में क्यों ले रहा हूँ मैं और उस लैंड के साथ कोई टर्म्स जुड़ी हुई है, तो बच्चों वो टर्म्स जो होगी ना, हुई तो दो पार्टी के बीच में थी, लेकिन लैंड वो मैं खरीद रहा हूँ, तो वो टर्म्स मुझ पर भी चलेंगी। इवन मैं स्ट्रेंजर हूँ, लेकिन वो टर्म्स मुझ पर भी एप्लीकेबल होंगी। तो यहाँ पर वो बताया कि इसको बोलते हैं कवेनेंट्स, कवेनेंट्स दैट द टर्म्स एंड कंडीशन रनिंग विद लैंड। तो जो भी लैंड के साथ कवेनेंट्स क्या होता है यहाँ पर, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो जो भी कंडीशन है, जो भी लैंड परचेज करेगा ना, इवन स्ट्रेंजर, तो बाकी तो क्या होगा स्ट्रेंजर, तो उस पर भी वो टर्म्स एप्लीकेबल आपकी हो, चाहे वो स्ट्रेंजर क्यों ना हो, तो वो टर्म्स तो उसके ऊपर लगेंगी ही लगेंगी। दैट्स योर पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है कि क्या क्या टर्म्स वहाँ पर होती हैं। हाँ जी, और क्या हो सकता है बच्चों यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर आता है, और पॉइंट नंबर 4 आता है बच्चों, यहाँ ध्यान सुना पॉइंट, एक क्रेडिटर ने ना पैसा देना है, सॉरी पैसा किससे लेना है, डेटर से लेना है, एक लोन दिया हुआ था इसको, डेटर ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेना था, क्या सुना मैंने बच्चों यहाँ पर, थर्ड पार्टी से पैसा लेना था। अब जो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों कौन हुए यहाँ पर, पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, इस लोन के लिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी, ध्यान सुना मैंने बच्चों यहाँ पर, ये थर्ड पार्टी इस क्रेडिटर को एक्नॉलेजमेंट देती है कि भाई ये काम करना, जो आपने डेटर से पैसा लेना ना, तो मैं पे कर दूंगा, आई विल पे, मैं ये पैसा पे कर, क्रेडिटर कहते हैं ठीक है जी मुझे तो पैसा लेने से मतलब है, एक्सेप्टेड। अब बताओ बच्चों अल्टीमेटली है तो ये स्ट्रेंजर, इस लोन के लिए था ये स्ट्रेंजर, लेकिन क्या क्रेडिटर से पैसा ले सकता है, तो आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये कब ले सकता है, किस वजह से ऐसा हुआ, इस एक्नॉलेजमेंट की वजह से, इस एक्नॉलेजमेंट की वजह से वो पैसा ले रहा है। दिस इज द पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया, दैट्स कॉल्ड द एस्टॉपल टू एक्नॉलेजमेंट, किस वजह से बाउंड हुआ बच्चों यहाँ पे,
टू एक्नॉलेजमेंट, उसने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दे दी थी और पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, इस वजह से इवन वो स्ट्रेंजर है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बाउंड आपका हो जाएगा, वही यहाँ पे इसका बताएगा। दैट्स पॉइंट 5 बच्चों यहाँ पर जो बताया गया। लीजिए बच्चों यहाँ पर दिस इज योर पॉइंट। तो एक काम करते हैं, पहले जितना मैंने वो करवाया है एक बार नोट्स में से हम रीड करते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले कंसिडरेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है क्लियर। तो क्या लिखा गया, व्हेन एट द डिजायर और प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, does or abstains from doing something, promises to do or abstain from doing something, so such an act or abstinence or the promise is called the consideration for the promise। ठीक है बच्चों यहाँ पर। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर लीगल रूल्स, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। बच्चों ये केस का नाम आपको लर्न नहीं करना है लेकिन ये फैक्ट आप इसमें से पढ़ सकते हो। ये सिंपल स्टोरी बता रहा है कि जहाँ पर कंसिडरेशन किसकी तरफ से मूव हो रहा है, प्रोमिसर की तरफ से। सेकंड बच्चों यहाँ पर कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर, सॉरी कंसिडरेशन मस्ट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और बच्चों इसमें जो केस का नाम आपका दिया गया है चिनैया वर्सेस रमैया, ये आपको लर्न करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिनैया वर्सेस रमैया। तो यहाँ पे फिर थर्ड वन यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो गया एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। फोर्थ आपका हो गया बच्चों यहाँ पे कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी आपका हो सकता है, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया बच्चों यहाँ पे। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है यहाँ पे। बट इसमें जो मैंने आपको चीज़ बताई यहाँ पे कि उसकी कंसिडरेशन में क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, उसकी फ्री कंसेंट वहाँ पर होनी चाहिए, क्लियर, तो तभी वो कंसेशन वैलिड माना जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट भी आपका हो गया बच्चों यहाँ पे कंसेशन जरूरी नहीं है, कहाँ पर, जहाँ पर प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू, तो वहाँ पे कंसेशन होना रिक्वायर्ड नहीं है। एंड कंसिडरेशन का बच्चों क्या होना जरूरी है, रियल, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, इल्यूजरी मतलब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भ्रम पैदा करे, ठीक है। एंड कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी का अगेंस्ट नहीं होना, जैसे कोई आप ड्रग्स देने की कोशिश करते हो तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद बच्चों हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्टेंट मैंने आपको बताया, प्रिविटी ऑफ कॉन्टेंट स्ट्रेंजर, इसके बाद करते हैं स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर किसको बोलते हैं, हु इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट। तो सिंपल है बच्चों यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है वो कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन। और ये केस मैंने आपको बता दिया, डनलॉप पैरामेडिक टायर कंपनी वर्सेस द सेल्फ्रिजन कंपनी, केस का नाम भी आपको याद रखना है, तो ये वाला केस भी आपको लर्न करना है। जो जो केस बता रहा हूँ आप एग्जाम में आएगा तो आपको केस का नाम भी आपको वहाँ पर लिख कर आना पड़ेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे। फिर बच्चों यहाँ पे हम जो टॉपिक कर रहे थे दैट्स कॉल्ड द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन मैंने आपको बतानी है, एक्सेप्शन टू द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चेक करो, फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ ट्रस्ट, ट्रस्ट में कौन बच्चों यहाँ पे बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, जो बेनिफिशियरी है इवन वो स्ट्रेंजर है लेकिन ट्रस्ट के केस में वो ट्रस्टी से फिर भी पैसा रिकवर वहाँ पर कर सकता है, वही यहाँ पर बताएगा, ठीक है। सेकंड बच्चों यहाँ पर इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, बात होगी ना फैमिली सेटलमेंट की, या फिर कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, दोनों एक ही पॉइंट में ले लिए थे मैंने, ठीक है। फिर बच्चे यहाँ पर और देखते हैं एक्नॉलेजमेंट का मैंने को बता दिया। नेक्स्ट मुझे एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पे असाइनमेंट। जो असाइनमेंट में होता है कि अगर मैंने किसी को अपना राइट ट्रांसफर किया है, याद रखना, असाइनमेंट में क्या होता है कि जब आप किसी को अपना सिर्फ राइट ट्रांसफर करते हो तो जिसको राइट ट्रांसफर किया गया है तो वो भी तो इन्फोर्स कर सकता है ना दूसरे कॉन्टेक्ट में। जैसे जो सिंपल थिंग अभी एजेंट वाले भी एग्जाम्पल लिया था, एजेंट को राइट दे दिया, इवन एजेंट एक स्ट्रेंजर है उस कॉन्टेक्ट में क्योंकि वो कॉन्टेक्ट किस किस के बीच में हुआ है, प्रिंसिपल और कस्टमर, तो वो साइनी भी वहाँ पर पैसा रिकवर कर सकता है, वो यहाँ पर उन्होंने एक्नॉलेजमेंट पॉइंट हो गया बच्चों आपका कि जहाँ पर अगर वो कोई पेमेंट की गई है और पेमेंट में वो एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि भी ठीक है मैं इस पर्सन के डेटर के ब्याह पर अमाउंट मैं पे करूंगा, तो वहाँ पर भी आप उस स्ट्रेंजर से पैसा ले सकते हो, वो यहाँ पर बताया गया। और ये दो पॉइंट भी आपके हो गए यहाँ पर कन्वीनियंस एंड एंटर्ड इनटू थ्रू एजेंट्स, कि आप जब एजेंट के थ्रू आप एंटर कर रहे हो तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर पैसा ले सकते हो। अब इसके जो लास्ट पॉइंट जो इसका बचता है दैट्स कॉल्ड द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इसमें भी ऐसे पॉइंट आपके बता रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो सकती है, तो ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना कॉपी पर, दैट इज द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कि अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसकी वैलिडिटी वहाँ पर क्या रहेगी, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन।
तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसकी वैलिडिटी अगर देखता हूँ तो यहाँ पर उन्होंने वैलिडिटी में क्या कहा कि जो आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो ना, तो इन जनरल तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर एक पार्टी तो कंसिडरेशन दे रही है, दूसरी पार्टी नहीं दे रही है। वो जो सिंपल थिंग है, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन जर्नल एग्रीमेंट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है और वो एग्रीमेंट क्या है बच्चों यहाँ पर? विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो वो क्या माना जाएगा इन जनरल? इट इज वॉइड। उसको मैं वहाँ पर वॉइड मान, लेकिन चलो ठीक है जी, ये तो हमने मान लिया, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शन का मतलब बच्चों यहाँ पर कि अगर एक पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन है तो कुछ केस में हम उसको फिर भी वैलिड मान लेंगे। यहाँ पे तो एक केस में कुछ केस ऐसे आएंगे जहां पर हम उसको वैलिड हम मान लेंगे बच्चों यहाँ पे। तो बहुत ध्यान से बच्चों यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंस्टीट्यूट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, वो इस एक्सेप्शंस पर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे इस कंसिडरेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो यही आता है। इसके एक्सेप्शंस आती हैं, तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शंस की बताई गई है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट एक्सेप्शन जो आती है दैट इज द नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपकी आती है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लो हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया कि भी मैं आपको एक अमाउंट पे करूंगा। हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया, अब देखा जाए तो वैसे तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, वो वैलिड नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है वादा किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेचुरल लॉ में किया गया है ना तो उसको हम वैलिड कह देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी एक्सेप्शन बताई गई कि अगर कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वैलिड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन कैसे हुआ? हस्बैंड तो कंसिडरेशन दे रहा है, वाइफ की तरफ से कोई कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो दैट्स वन। तो इस केस में इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि इस केस में एग्रीमेंट वैलिड तो हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। मतलब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना तो ही यहाँ पर वैलिड वैलिड माना जाएगा। सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। चलो जी चेक करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर बताई गई, कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर वन बच्चों यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ये जो वादा होना चाहिए ना वो उसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुस्से में वादा कर दिया कि ठीक है मेरे को क्या सुनाते हो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वन। तो यहाँ पे सासू ने कहा कि अगर ऐसा वादा किया गया है तो देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो इसके पीछे एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना। नंबर टू बच्चों यहाँ पे अभी वादा जो किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि उनके बीच एक नियर रिलेशन भी होना चाहिए। ऐसा कोई किसी को भी वादा कर दोगे तो सबके साथ कोई नेचुरल लव होता है, तो नियर रिलेशन होना चाहिए। कोई अगर फादर मदर, ठीक है, मदर सन, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ, तो वहाँ पर उनके बीच में मतलब ऐसे इस तरह से इनके साथ एक नियर रिलेशन होना चाहिए। तो नियर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, पार्टी के बीच में नियर रिलेशन होना रिक्वायर्ड है। पॉइंट नंबर सी बच्चे यहाँ पर ये जो आप वादा करोगे ना ये ऐसे नहीं कि ओरल में कर दिया, ये प्रॉपर किस फॉर्म में होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कोर्ट में जाएगा ना तो कोर्ट में प्रॉपर वैसे आप कोर्ट में जाके उसको रजिस्टर कराओगे तो वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस ओरल में कह दिया नेचुरल लव भी है नियर रिलेशन भी, ऐसा नहीं चलेगा। सारी की सारी चीजें आप वहां पे फॉलो करोगे। नेचुरल लव, नियर रिलेशन, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, तो ये सारी चीजें अगर वहां पर कवर्ड कर रहे हो तो फिर हम कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो प्रॉपर वैलिड है। इवन चाहे वो एक पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन क्यों ना आ रहा हो। ठीक है, जहाँ पे चाहे वो एक पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन है लेकिन स्टिल इट इज वैलिड, फिर भी उसको वहां पर हम उसको वैलिड कहकर हम चलेंगे। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर रिटर्न रजिस्टर्ड वो होना चाहिए। जी बच्चों यहाँ पर तो सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, तो ये वहाँ पे कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें बच्चों एक नोट याद रखना, एक नोट यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जब ना एग्जाम में ना वो बोल देता है कि हस्बैंड एंड वाइफ है और हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया, तो बच्चों वहाँ पे कहीं पे नेचुरल वर्ड यूज नहीं किया गया, बस नियर रिलेशन तो बता दिया।
तो क्या हम ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे कि नेचुरल लव है? जी नहीं। क्वेश्चन में जब तक साफ-साफ गिवन ना हो ना कि नेचुरल लव है, आप अपनी तरफ से अज़्यूम नहीं करोगे कि नेचुरल लव वहाँ पर होगा। तो नेचुरल लव के लिए क्या होना चाहिए कि नियर रिलेशन तो है ही है, साथ में वर्ड वहाँ पे लिखा होना चाहिए प्रॉपर कि नेचुरल लव में ये कहा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या-क्या बताया गया कि नियर रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे उनके बीच में नेचुरल लव होगा ही होगा। तो दैट्स व्हेन नोट में क्या लिखेंगे हम? नियर रिलेशन डज़ नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि नियर रिलेशन है तो नेचुरल लव होगा ही होगा, तो इट्स नॉट कंपल्सरी जो यहाँ पर बताया गया। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर नेचुरल लव एंड बच्चों यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर और क्या पॉइंट बताए गए आपके? पॉइंट नंबर, ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 नेचुरल अफेक्शन। पॉइंट नंबर 2 कहता है बच्चों यहाँ पर कि अगर मान लो किसी पर्सन ने आपको वॉलंटरी सर्विस दी है, ठीक है? वॉलंटरी सर्विस दी है और आप उसके बदले उसको वादा करके वादा कर देते हो कि भई इसके बदले मैं आपको कंसिडरेशन दूँगा, इसके बदले मैं आपको रिवॉर्ड दूँगा। तो याद रखना अगर वादा कर दिया गया है ना, तो फिर निभाना पड़ेगा। मना नहीं कर सकते अब यहाँ पे हाँ। तो दैट्स कॉल्ड द कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट, मतलब उसने अभी नहीं किया, पहले कभी पास्ट में उसने वॉलंटरी सर्विस दी थी और उसके बदले आपने उसको वादा अगर कर दिया गया, तो अब तो बच्चों जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो अब एक पार्टी को कंसिडरेशन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो वैलिड रहेगा। ये बिल्कुल सेम बच्चों पता है कौन सा ये? जहाँ पे एक पार्टी को कंसेशन देना पड़ रहा है। याद है आपने किया था एक पॉइंट दैट इज़ अ वन साइड कॉन्ट्रैक्ट था, तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था। तो बिल्कुल सेम वही ले रहे हैं। उसमें क्या होता था एक्टिविटी पहले की जाती थी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो भी हम कहते थे ना कि एक पार्टी ने वादा किया तो पैसा देना पड़ेगा। जबकि उसको क्या नाम दिया गया था दैट्स कॉल्ड द वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर भी वन साइडेड वहाँ पर कहा गया था। तो दैट्स योर पॉइंट यहाँ पर दिस इज द पॉइंट नंबर 2 जो यहाँ पे बताया गया है कि कॉम्पेंसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ठीक है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर क्या बताया गया तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ सुनना। पॉइंट नंबर 3 में आता है दैट इज द प्रोमिस टू पे। प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्थ। अब टाइम बार्ड डेप्थ क्या होता है सर? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो बच्चों ध्यान सुना टाइम बार्ड क्या होता है। बच्चों जब हमें किसी से डेप्थ लेना होता है ना और वो मना कर दे, जैसे डेटर ने मेरा पैसा देना था डेटर ने नहीं दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगा? कोर्ट में जाऊँगा। तो कोर्ट कहता है कि भाई एक लिमिटेड एक प्रॉपर टाइम में तो आओगे ना, जब मना किया तभी तो आओगे, ठीक है जी, मतलब ड्यू डेट के बाद मना कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन कोर्ट कहता है कि भाई आपके देखो हमारे पास आने के पास ना हमारे पास टाइम है सर 3 साल, मतलब अगर आप अपना केस 3 साल में मेरे पास लेकर आ गए तो हम आपकी सुनवाई करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो दैट्स बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई एक टाइम पीरियड बता दिया कि आप कोर्ट में कितने टाइम में केस फाइल कर सकते हो। अगर उस टाइम में केस फाइल कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगी। जो कितना टाइम बताया गया और ये जो टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे बताया गया, ये एक एक्ट इसके लिए प्रॉपर बना हुआ है दैट इज द लिमिटेशन एक्ट 1963। यहाँ पर ये प्रॉपर टाइम पीरियड यहाँ पर डिफाइन किया गया लिमिटेशन एक्ट 1963। और इसमें क्या बताया गया कि भाई अगर आपको कोर्ट में केस फाइल करना है तो उसके लिए कितना टाइम दिया गया मुझे यहाँ पर 3 साल। लोन के केस में यहाँ पर 3 इयर्स बताया गया। और अगर आपने 3 साल में केस फाइल नहीं किया तो आप फिर उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। उस डेप्ट को हम क्या बोल देंगे आफ्टर 3 इयर्स दैट द टाइम बार्ड, मतलब टाइम एक्सपायर्ड, टाइम खत्म हो चुका है, टाइम बार्ड डेप्ट। अब जो एक डेप्ट था वो टाइम बार्ड हो गया, खत्म हो गया बच्चे यहाँ पे। तो मतलब क्रेडिटर अब कोर्ट में तो जा नहीं सकता उससे पैसा मांगने के लिए। अब उस केस में बच्चे यहाँ पर इवन टाइम बार्ड होने के बाद, मतलब एक डेब्ट प्रॉपर टाइम बाउंड हो चुका है, स्टिल अगर डेटर कहे कि सर टेंशन मत लो, मैं आपका पैसा जरूर दूंगा, मतलब डेटर फिर भी वादा करता है कि प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट में आपका पे करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर डेटर खुद वादा कर रहा है तो ठीक है जी वैलिड कर देते हैं। लेकिन एक कंडीशन बच्चों यहाँ पे याद रखना, ओरल में नहीं होना चाहिए। तो ये जो वादा किया जाएगा ना, ये किस फॉर्म में होना चाहिए? ये प्रॉपर रिटर्न में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए।
याद रखना, अगर ये वादा किया गया है तो अगर ये सॉरी रजिस्टर्ड गलत लिख दिया सॉरी बच्चों, यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं आएगा, रिटर्न होना चाहिए एंड साइन होना चाहिए, सॉरी रजिस्टर्ड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटर्न में होना चाहिए और प्रॉपर डेटर के साइन होने चाहिए, तभी उसको आप वहाँ पर वैलिड कह सकते हो। तो ये भी पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉइंट नंबर 3 जो बताया गया, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, पॉइंट बच्चों यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बच्चों यहाँ पर, और फोर्थ पॉइंट क्या बताया गया, फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर हम किसी को एजेंट बनाते हैं ना, किसी को अगर हम एजेंट बनाते हैं, तो एजेंट बनाने के लिए भी जरूरी नहीं है कि उसके साथ एक कंसिडरेशन मूव होना चाहिए, ठीक है। किसी को एजेंट फ्री में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल उसको गुड्स दे बट उससे कोई फ्रेंचाइजी अमाउंट ना ले, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर कॉन्टेक्ट किया जा रहा है किसके साथ, एजेंट के साथ, उस कॉन्टेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी। तो कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी में बच्चों याद रखना, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, हमें वहाँ पर उसको कोई कंसिडरेशन दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी प्रॉपर वहाँ पर वैलिड रहेगा। तो नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर हमें कोई कंसिडरेशन, ठीक है बच्चों यहाँ पर। तो बस ये हेडिंग याद रखोगे ना बच्चों, बहुत ईजी है, हेडिंग हेडिंग याद रखिए, आप इसके अंदर डिटेल वहाँ पे लिख सकते हो जो उन्होंने बताई है। तो अभी तक मैंने क्या क्या करा लिया आपको, जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया बच्चों यहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नंबर 2 कॉम्पनसेशन फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, नंबर 3 दैट द प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, नंबर 4 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। 3 पॉइंट रहते हैं बच्चों, बस इजी से 3 पॉइंट रहते हैं, तो बस ये हेडिंग याद रखोगे, चैप्टर बहुत ईजी है ये, क्लियर। पॉइंट नंबर 5 बच्चों यहाँ पर आपका आता है, यहाँ सुनना पॉइंट नंबर 5 अब यहाँ पर क्या आता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे बताया गया कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा कोई है बच्चों किसी को गिफ्ट देके हम उससे कहेंगे चल मेरा गिफ्ट वापस कर, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे चुके हो ना, मतलब यहाँ पे वर्ड बच्चों खाली गिफ्ट नहीं लिया गया, यहाँ पे एक्चुअली जिसका हेडिंग आता है ना, दैट्स कॉल्ड द कंप्लीटेड गिफ्ट। आप एग्जाम में ना खाली गिफ्ट वर्ड नहीं लिख के आओगे, आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे बच्चों यहाँ पर, दैट इज द कंप्लीटेड गिफ्ट। तो कंप्लीटेड वर्ड का मतलब क्या है, अगर आपने सिर्फ वादा कर दिया, दिया नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, इसका मतलब आप वादा करके आ गए तो वैलिड वादा नहीं माना जाएगा, वैलिड प्रॉमिस नहीं माना जाएगा। अगर आप उसके गिफ्ट उसके हाथ में दे चुके हो तो ये प्रॉपर वैलिड कहा जाएगा। बच्चों मैंने क्या बोला, गिफ्ट उसके हाथ में देना पड़ेगा, ठीक है जी, यहाँ पे तभी उसको मैं कंप्लीटेड गिफ्ट वहां पर कहूंगा, ठीक है। तो क्या बोला गया बच्चों, यहाँ मैंने क्या बताया आपको, गिफ्ट एक्चुअली हैज गिवन, उसको दे चुके हो तो ही वो वैलिड माना जाएगा, जबकि कंसेशन किसकी तरफ से है, एक पार्टी की तरफ से कंसेशन दिया, तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, प्रॉमिस टू पे गिफ्ट इज नॉट वैलिड। तो बच्चों नॉट वैलिड का मतलब हुआ, इन फ्यूचर अगर वादा करने के बाद भी गिफ्ट नहीं दिया तो जो पर्सन है वो उससे गिफ्ट वापस सॉरी गिफ्ट उससे ले नहीं सकता, वो एक ये केक ये कहकर केस फाइल नहीं कर सकता कि सर इसने वादा किया था, ये गिफ्ट देने का वादा कर रहा था, तो ऐसा वो नहीं कह सकता, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट नंबर 5 कंप्लीटेड बच्चों यहाँ पर, पॉइंट नंबर 6 बच्चों यहाँ पर, और पॉइंट नंबर 6 आता है बच्चों यहाँ पर कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब बच्चों जो बेलमेंट है, वैसे तो ये आपका टॉपिक सी इंटर में डिटेल में आता है, लेकिन चलो बेलमेंट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट होता है बच्चों, अगर मान लो ये मेरा एक फ़ोन है, ठीक है, ये मेरा एक फ़ोन है, और ये जो फ़ोन है, एक पर्सन मुझे कहता है कि सर मुझे कॉल करनी है, आप फ़ोन दे दो, कहा ठीक है सर, लो फ़ोन कॉल करो आप। अब जो मैंने इसको फ़ोन दिया, फ़ोन देने के बाद मुझे बताओ मैंने इसको ओनरशिप ट्रांसफ़र किया, पोजीशन ट्रांसफ़र किया, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र किया, इसलिए किया उसको कॉल करनी थी, मतलब एक पर्पज़ है, पर्पज़ कंप्लीट होते ही क्या वो मुझे मेरा फ़ोन वापस देगा नहीं देगा, यस, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब मान लो बच्चों यहाँ पे मैं उससे कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, मैं उससे अपना फ़ोन के वापस मांग सकता हूँ, नहीं मांग सकता हूँ, तो आंसर इज येस। तो इसको बोलते हो जो बेलमेंट। तो बेलमेंट के लिए मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जहाँ पर आप 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, 3 कंडीशन वहाँ पे आप सेटिस्फाई करोगे, और वो कौन कौन सी कंडीशन होगी, कंडीशन नंबर ए, आप सिर्फ क्या ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर पोजेशन, नॉट ओनरशिप। तो अगर आपने गुड्स की सिर्फ क्या ट्रांसफ़र की है, पोजेसन ट्रांसफ़र की है,
ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की तो बेलमेंट में आएगा कंडीशन नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 किस लिए किया है, एक स्पेसिफिक पर्पस है। और थर्ड पॉइंट मैंने को क्या कहा, आफ्टर कंप्लीटिंग पर्पस। आफ्टर कंप्लीटिंग पर्पस गुड्स मस्ट, तो पर्पस कंप्लीट होने के बाद गुड्स वहां पर रिटर्न होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल, इसको क्या बोला गया यहाँ पे, बेलमेंट। अब जो बेलमेंट में उन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पर ना कोई कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। मतलब कंसिडरेशन है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर भी इसको वैलिड वहां पर कहा जाएगा। यहाँ पे दिस इज योर पॉइंट नंबर 6 बच्चों, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किसके केस में हमें कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर पॉइंट नंबर 7। और पॉइंट नंबर 7 बच्चों यहाँ पर आपका आता है लास्ट पॉइंट, दैट द चैरिटी। करते हैं ना बच्चों, मंदिर में हम चैरिटी करते हैं, किसी कहीं पे करते हैं, तो दान वान जो देते हैं उसकी बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो देखो बच्चों, वैसे तो दान का अगर वादा करके आ रहे हो, अगर आपने दान का वादा कर दिया है वैसे तो वैलिड होता नहीं है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन यहाँ बताई गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चैरिटी कर दी वो तो वैसे ही वैलिड हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉमिस करके आ गए तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे, इन जर्नल, इन जर्नल प्रॉमिस टू पे चैरिटी इज नॉट वैलिड। अगर आपने किसी को चैरिटी पे करने का वादा किया है, इज नॉट वैलिड। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या बताएगी बच्चों यहाँ पे, अगर आप किसी को वादा करके आ गए और उस पर्सन ने क्या किया, उस वादे को उसको विश्वास हो गया कि हाँ आपके पास आपसे पैसा आएगा, और उस पर्सन ने कोई एक्सपेंस कर दिया, तो याद रखना जितना एक्सपेंस ने किया है वो आपको पे करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कितना, प्रॉमिस अमाउंट। अगर उसने प्रॉमिस अमाउंट से ज़्यादा खर्चा किया है तो फिर वो सिर्फ आपसे कितना ले सकता है, जितना आपने वादा किया था। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे इसके एक्सेप्शन में, हाउएवर, हाउएवर ऑन फेथ ऑफ प्रॉमिस, फेथ ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिसी इनकर एक्सपेंसेस। ठीक है यहाँ पे, तो प्रोमिसी ने कुछ एक्सपेंस वहां पे कर दिया, याद रखना प्रोमिसी नाउ कैन रिकवर एक्सपेंस। ठीक है, तो प्रोमिसी एक्सपेंस आप ले सकता है, लेकिन क्या लिखा गया यहाँ पे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ प्रोमिस्ड अमाउंट। जितना प्रोमिस किया गया था सिर्फ उतना ही वो आपसे अमाउंट रिकवर कर सकता है, और अमाउंट रिकवर। तो ये बच्चों यहाँ पर 7 पॉइंट आपके आते हैं जो आपको वहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे, जो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पर बताए गए हैं, दैट्स योर पॉइंट। बच्चों यहाँ पर ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर। चलो अब एक बार देखते हैं नोट्स में क्या लिखा गया है आपका। तो ये देखो सारे पॉइंट आपके हो गए यहाँ पर, तो दैट इज द नेचुरल लव एंड अफेक्शन आपका हो गया यहाँ पर, कॉम्पनसेशन वाला हो गया है। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको, इसमें से टाइम बार डेप्ट मैंने को बता दिया रिवीजन में, एजेंसी बता दिया आपको, कंप्लीट गिफ्ट बता दिया, बेलमेंट बता दिया, चैरिटी आपको बता दी। ठीक है बच्चों यहाँ पर, दिस इज योर चैप्टर जो जो आपको फॉलो करना है बच्चों यहाँ पे। और देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों यहाँ पर, ये वही केस आ गया आपका, सेम क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है, चिनैया वर्सेस रमैया, तो आपको फॉलो करना है। ठीक है बच्चों यहाँ पे, बाकी केस भी पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पर, तो दिस इज योर चैप्टर बच्चों यहाँ पर, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जो हमने इसका रिवीजन में कवर कर लिया। ओके बच्चों, टेक केयर, अच्छे से ध्यान से पढ़ना इसको। बाय बाय बच्चों।